नमस्कार। आप सभी मित्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद पिछले वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए। आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए आए हैं, एक तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे भेंट हो पा रही है। आज जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं, पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था और इस साल भी वीडियो बनाने पे मजबूर हूँ कि रामनवमी पर जो हिंसा हुई है, उसका ज़िम्मेवार कौन है? आप किसको ठहराएँगे इसके ज़िम्मेवार? साथ ही साथ मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि इस वीडियो में आपको कहाँ क्या गड़बड़ लगी। हम हिंदू जगह के जाएंगे, हम हिंदू जगह के जाएंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। देख पाएंगे कि एक शांति ऊपर की टोली है, पूरी फौज है, वर्दी नहीं पहनी हुई है, लेकिन पूरी फौज है जो हमला कर रही है, ईंट पत्थर बरसा रही है, एक डोला भी बना हुआ है, ताकि किस तरह के लोग हमला कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं किस तरह से लोग कीजिए। मैं अभी इस पे काम करने के लिए थोड़ा-सा और इस वीडियो में के साथ-साथ हम बात करते हैं कि पिछले साल, ये लगातार दूसरा साल है जब रामनवमी पर हिंसा हो रही है। पिछली बार रामनवमी पर भी हिंसा हुई थी और रामनवमी के जुलूसों को निशाना बनाया गया था। ये रामनवमी भर की बात नहीं, दंगाइयों की नज़र हिंदुओं के हर सामूहिक त्योहार पर है। पिछले साल हनुमान जयंती याद कीजिए, लगातार हर राज्य में लगभग 10 राज्य एमपी, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 10 राज्यों में लगभग छुट-पुट की हिंसाओं की घटना आई थी। होली के त्योहार पर भी बहुत सारी हिंसक घटनाएँ हुई थी। रामनवमी के जिस त्योहार पर राम राज्य की ये संकल्पना याद आती है, उस तिथि पर देश सांप्रदायिक झड़पों की भेंट चढ़ जाता है। देश में कई शहरों में भीषण बवाल हुआ है। पश्चिम बंगाल में हिंसक झड़पों की शुरुआत के बाद गुजरात, महाराष्ट्र जैसे सभी राज्यों, बहुत सारे राज्य दंगे की चपेट में आ गए। राजधानी दिल्ली में भी तनाव देखने को मिला है। इन राज्यों में बवाल की शुरुआत मामूली बहस से हुई, लेकिन अंजाम हिंसक हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली की स्थिति तनावपूर्ण रही। योगी राज में उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। हिंसक झड़प नहीं हुई, पुलिस ने माहौल को संभाल लिया। लखनऊ और मथुरा जैसे शहरों में तनावपूर्ण स्थिति हुई। आइए जानते और कहाँ-कहाँ हिंसा, क्यों भड़की हिंसा। पश्चिम बंगाल में देखते-देखते 2 शहर सुलग उठे। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के शिवपुर इलाके में हिंसा की पहली ऐसी लहर उठी, समुदाय आपस में मामूली बात को लेकर भिड़ गए। 2 गुटों में पत्थरबाजी हुई। देखते ही देखते दर्जनों दुकान, गाड़ियों को भीड़ से ने आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शोभा यात्रा के दौरान इन इलाकों में हिंसा भड़की थी। कुछ लोगों ने छत से पत्थर फेंके। और ये ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हो जाता है, अचानक से नहीं, ये पूरी तैयारी के साथ होता है। अपने घरों की छतों पर ये लोग पत्थर जमा करते हैं। कौन? शांति दूत। उसके बाद मस्जिदों में पत्थर जमा करते हैं और ये कई दिनों से इसकी तैयारी करते हैं। जैसे शोभा यात्रा के लिए हिंदू तैयारी करते हैं, भजन तैयार करते हैं, ऐसे ये लोग उसको डिस्टर्ब करने के लिए पत्थरों से, पेट्रोल बम से तैयारी करते हैं। बंगाल में रामनवमी की शुरुआत हिंसा के बीच भाजपा के एक नेता की हत्या भी कर दी गई। पूर्व वर्धमान जिले के शनिवार 1 अप्रैल 2023 को रात को राजू झा उर्फ राकेश की हत्या कर दी गई। इस हमले में भाजपा के 2 नेता, अन्य नेता भी घायल हो गए। दुर्गापुर के रहने वाले कारोबारी राजू कलकत्ता जा रहे थे। रास्ते में शक्तिगढ़ थाना क्षेत्र में अमरा के एक मिठाई की दुकान पर कुछ खाने के लिए रुके। इसी दौरान उन पर हमला हो गया और अंधाधुंध गोली उन पर बरसा दी गई। मौके पर ही राजू झा की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात को कहा जाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत सख्ती से निपटा, परंतु अभी वहां धीरे-धीरे ये सारी चीजें सर उठा रही है। गुजरात पिछली रामनवमी पर भी हुआ था, बड़ोदरा शहर के अंदर हुआ था और मुख्य शहरों की शुमार में बड़ोदरा में हिंसा सुलग उठी। फतेहपुरी इलाके में कई राउंड पत्थरबाजी हुई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान यह हिंसा भड़क उठी। जैसे ही यात्रा मस्जिद के पास पहुंची, दूसरा समुदाय यानी शांति समुदाय पत्थरबाजी करने लगा। देखते देखते इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यूपी में भी ऐसा ही
यूपी में परिस्थितियां हुई, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में झड़पें, उत्तर प्रदेश भी हालत ऐसी रही। लखनऊ में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। कौन से छात्र? एक एबीवीपी के, दूसरे शांति दूत। एबीवीपी के छात्रों ने जुलूस निकाला तो दूसरे गुट के लोग भिड़ गए। हिंसक झड़प हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जैसे तैसे मामला सुलझाया। मथुरा में भी सांप्रदायिक हिंसा होते होते बची। मुस्लिम बहुल इलाकों में रामनवमी के जुलूस निकालने के दौरान झड़प हुई। अब देखिए, ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं। किसके खिलाफ कर रही हैं? अपने ही राज्य में प्रोटेस्ट कर रही हैं। किसके खिलाफ कर रही हैं? भारत सरकार के खिलाफ कर रही हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ कर रही हैं। अगर आप मुस्लिम इलाकों से, मुस्लिम इलाका क्या होता है? मुस्लिम इलाका वह इलाका होता है जिसको पाकिस्तान कहा है ना, अतिशयोक्ति नहीं होगी। पाकिस्तान एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। पाकिस्तान एक विचारधारा है, जिसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। पाकिस्तान एक कंटिन्यूटी है, एक विचारधारा है जो भारत को तोड़ना चाहती है। भारत के बाहर से भी तोड़ना चाहती है, भारत के अंदर भी रहकर तोड़ना चाहती है। यह एक विचारधारा है जो कंटिन्यूटी पिछले 100 साल से, जब से मुस्लिम साम्राज्य की पतन हुआ है, मराठाओं ने मुगल साम्राज्य को अपने घोड़ों के टापों को नीचे रौंद दिया था, उसके बाद से इस तरह की झड़पें हिंदू मुस्लिमों में होती रही हैं और ये होती रहेंगी जब तक कि भारत सरकार कोई ठोस कदम या राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। मैं मुस्लिम इलाके की बात कर रहा था। वह इलाका होता है जहां पर हिंदू का जाना वर्जित होता है। वहां पर महिलाएं बुर्कों में मिलेंगी। आपको सारा एक तामझाम जो पाकिस्तान में आप देखते हैं वैसा ही एक तामझाम देखने को मिलेगा। आपको कतई महसूस नहीं होगा कि ये इलाका भारत से संबंध रखता है, ये भारत के किसी शहर के बीचों बीच बसा हुआ इलाका है। आपको ये आभास कराएगा कि ये जो टुकड़ा, जमीन के टुकड़े पर इस वक्त खड़े हैं, या किसी दूसरे देश यानी पाकिस्तान के बीचों बीच बसा हुआ है। संभाजी नगर के बारे में बात करते हैं। संभाजी नगर का नाम, पूरा नाम औरंगाबाद है, जिसको अभी तत्कालीन सरकार, वहां की राज्य सरकार ने इसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर संभाजी नगर किया गया था। दो लड़कों की आपसी लड़ाई, मतलब दो लड़के थे, नॉर्मल कोई लड़ाई थी, उसके बीच में कहासुनी हुई। उसके बाद 12:30 बजे रात में हिंसा के बाद मामले को आगे बढ़ा। कैसे कि पुलिस की, आप बहुत सारे वीडियोस में इसमें चला नहीं सकता हूं, अदरवाइज आपको दिखाऊं किस तरह से बमबाजी हुई है, किस तरह से वहां पर पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई है, किस तरह से भयानक तोड़फोड़ हुई है। और अब इसके लिए साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किस तरह से राज्य सरकारें भारत सरकार से बदला लेने के लिए इन उपद्रवी तत्वों को बढ़ावा देती हैं। अब देखिए, बिहार के नालंदा और बिहार में इस वक्त बहुत बड़ा बम धमाका हुआ, घर के अंदर पूरा घर उड़ गया है। उसमें 6-7 लोग थे। 6-7 लोगों में से बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहां डिटोनेटर प्राप्त हुए हैं, वहां देसी बम प्राप्त हुए हैं और पूरा घर उड़ गया है। वो शांति दूतों को वहां के अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, उनको बीएचयू के अस्पताल में भेजा गया है। सोचिए, ये स्थिति, ऐसी स्थिति बंगाल में है जहां देसी बम बनाए जाते हैं। और बंगाल की स्थिति देखिए, पहले ये लोग, जितने भी लोग थे, वामपंथी दलों में थे। जब ममता बनर्जी ने उनको कुचल कर अपना शासन वहां स्थापित किया, जी हाँ, कुचल कर अपना शासन स्थापित किया, उसके बाद ये लोग टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन इनकी मूल प्रवृत्ति बम बनाना, बम धमाके करना, हिंदुओं को मारना और हिंदुओं पर अत्याचार करना, हिंदुओं को जुलूसों और पत्थर फेंकना, ये सब वैसी की वैसी ही रही, वो बदली नहीं। आज आज देखिए, पिछले इलेक्शंस के दौरान भी हमने वीडियो बनाया था किस तरह से बांग्लादेश से मुस्लिम कट्टरपंथी लोग बंगाल में आकर किस तरह हिंसा का तांडव किया और तत्कालीन भारत सरकार ने उनको, हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दी। अभी भी स्थिति ऐसी है। कितने वीडियो, हृदय विदारक वीडियो आए हैं जिससे ये पता लगता है किस तरह से हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए, किस तरह हिंदुओं को मारा गया है, किस तरह से। लेकिन भारत सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की बजाय सिर्फ उनके ऊपर लीपापोती करती रही है। पिछले साल भी अगर ये एक्शन लिए जाते, ममता बनर्जी को सबक सिखाया जाता, तो शायद ये स्थिति खड़ी नहीं होती। साथ ही साथ बिहार और बंगाल की स्थिति, अब सीमावर्ती इलाकों में चले जाइए, आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप भारत के किसी राज्य में घूम रहे हैं। आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी राज्य में घूम रहे हैं। वहां पर सारे हिंदू धार्मिक चिन्ह मिटा दिए गए हैं। हिंदुओं की डेमोग्राफिक बदल गई है। हिंदू घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का अपरेटस उसको मदद करता है, उनको यहाँ बसाने में, उनको यहाँ कब्जा दिलाने में। जो कट्टरपंथी संगठन है, जो वहाँ की मस्जिदें हैं, इन सबको मदद करती हैं। भारत सरकार को इस वीडियो के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भारत सरकार को अगर सीखना है तो सऊदी अरेबिया से सीखिए। उन्होंने रमजान में 10 तरह के बैन लगा दिए गए हैं। तो अगर हिंदुओं को बचाना है, रामनवमी के जुलूसों को बचाना, अभी 6 तारीख को फिर से हनुमान जयंती है, जिस पर फिर से शोभा यात्रा निकलेंगी। क्या राज्य सरकारें इस
इन सारी चीज़ों से कुछ सबक सीखेंगी, कुछ ऐसा लेसन आप ग्रहण करेंगी? क्या भारत सरकार इसके ऊपर कुछ ऐसा एक्शन ले पाएगी कि आने वाली 6 तारीख को, आज 2 तारीख हो चुकी है, 6 तारीख को यानी 4 दिन के अंदर-अंदर हनुमान जयंती पर जो जुलूस निकलेंगे उनकी सुरक्षा प्रदान कर पाएगी? कर सकती है। उत्तर प्रदेश में इसका उदाहरण है कि जो उत्तर प्रदेश में घटनाएँ ना के बराबर हुई हैं, 2 छोटी-मोटी घटनाएँ हुई हैं, जिनको सँभाल लिया गया है, तो और राज्य सरकारें भी ऐसी इच्छा शक्ति दिखाते हुए हिंदुओं की जान की रक्षा कर सकती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं लगती। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुओं को सिर्फ मरने के लिए ही पैदा किया जा रहा है और शांति दूतों की भेंट चढ़ाया जा रहा है। लेकिन मैं एक आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं आप सबको आशा दिलाना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में हम सब इस स्थिति से उभर कर आएँगे और मलेच्छों से हमें छुटकारा मिलेगा किसी न किसी रूप से। तो हम आशा करते हैं कि इस तरह से सरकारें कुछ सबक लेंगी और आने वाली 6 तारीख को हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्राएँ निकलेंगी उनको सुरक्षा प्रदान करेंगी और हिंदुओं का ये त्योहार धूम-धाम से संपन्न होगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि वीडियो आगे बढ़ सके और अब मैं प्रयास करूँगा कि लगातार आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से फेसबुक के लाइव के माध्यम से आप लोगों से मिलता रहूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।